क्या बताऊंगा। पॉपुलेशन का आपको बता चुके। ठीक है, इकोलॉजी में ही आपके वो सब अडाप्टेशंस बता चुके हैं। ठीक है, अडाप्टेशंस और इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर चुके हैं, डिकम्पोजिशन वगैरह जो भी प्रोसेसेस होते हैं सब बता चुके हैं आपको। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज जैसे हाइड्रोफाइट, हाइड्रोकोल। ठीक है, ये सब इसमें कवर हो चुका है आपको इकोलॉजी में। बायोडाइवर्सिटी में भी टाइप्स बता दिए हैं, कंजर्वेशन मेजर्स और कैसे प्रोटेक्ट करना है, इन सीटू एक्स सीटू। ठीक है, इसमें आपके वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क बचे हैं थोड़े से, वो आज खत्म हो जाएंगे। और बायोस्फीयर रिजर्व भी बचा है आपका। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 18 या 12। हाँ, टोटल कितनी है हमारे पास? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें से 12 जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, यही बताऊंगा इसको क्या क्या है इसमें। पॉपुलेशन बता चुके हैं आपको। साइकिल्स बता चुके हैं आपको। ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ट्रोफिक लेवल वगैरह सब बात कर चुके हैं। ठीक है, ट्रोफिक लेवल्स और पिरामिड। ठीक है, ये सब बातें कर चुके हैं। ठीक है, करंट में जो अगर आपका कोई जानवर आ रहा है न्यूज में वो आपको खुद नोट करना है। ठीक है, कोई भी अगर एनिमल आ रहा है, स्पीशीज आपका पूछ सकता है वो, उसके आप क्या करो, कॉपी बना लो एनवायरनमेंट की। कंपाइलेशन पढ़े किसी का फायदा नहीं है एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो फालतू चीजें भी रहती हैं जो एग्जाम के पर्पस की नहीं रहती हैं, यूपीएससी का स्पेशली। ठीक है, उसमें क्या है, आपको नोट करते रहो, उसमें एक रजिस्टर खरीद लो, उसमें एंट्री करते रहो। वो जानवर कहाँ पाया जाता है, उस जानवर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खाता है। ठीक है, ये सब उसमें एंट्री करते रहो। या कोई बायोस्फीयर रिजर्व कोई न्यूज में है या नेशनल पार्क न्यूज में है, ठीक है, तो उसकी एंट्री करते रहो उसमें। रजिस्टर बनाना बहुत जरूरी है, उसका आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उसमें नोट कर सकते हो कितने भी अटेम्प्ट के लिए जाओगे तो नोट एंट्री करते रहो उसमें बस। ठीक है, एक रजिस्टर खरीद लो। कोई कंपाइलेशन नहीं पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, सिर्फ आपको मेन मेन चीजें पढ़नी है, वो उसमें नोट करो उस रजिस्टर में। तो आपका एनवायरनमेंट का बन जाएगा, ज्योग्राफी का भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लिखो बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व लिखो थोड़ा। पोल्यूशन तो कर रहे हैं वो, वाइल्ड लाइफ और सैंक्चुरी और नेशनल पार्क के साथ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी छूट रहा है ना आपका, वो साथ में कवर कर लेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। दीज आर साइट्स established by countries। These are sites established by countries, सर मैं कर लूंगा इसको। These are sites established by countries। SIT है, sites established by countries, बायोस्फीयर रिजर्व। एंड मतलब पोल्यूशन वाला करेंगे जैसे वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लिख रहे थे ना, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व भी आपके 18 है ना, एक दिन में तो होगी नहीं। ठीक है, दो दो करके कर लेंगे, इससे हो जाएगी खत्म, इसलिए कह रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आता है ना वो, हर साल आएगा उससे क्वेश्चन, कि उसमें से कौन सी नदी जा रही है, कौन से जानवर मेन पाए जाते हैं, ये सब आता है उसमें से, इसलिए आपको बताना जरूरी है। बुक में शंकर वंकर में सिर्फ उसका नाम दे रखे, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, यूपीएससी के लिए अगर आप जाएंगे, पीसीएस में तो सिर्फ आपका मार्क कराने को पूछोगे तो आप ऐसे ही मार्क कर दोगे चलते फिरते। ठीक है, पीसीएस का आप चलते फिरते मार्क कर दोगे। वो उससे पूछेगा, मैच कराएगा कि ये कहाँ पे पाई जाती है। लेकिन यूपीएससी में उससे काफी आगे जाता है मामला, वो आपका बुक से सफिशिएंट नहीं है, इसलिए दो दो तीन तीन करनी जरूरी है, 18 है ना ये। तो लिखो, दीज आर साइट स्टैब्लिश्ड बाय कंट्रीज एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर। दीज आर साइट स्टैब्लिश्ड बाय कंट्रीज एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्को, and recognized under UNESCO Man and Biosphere Program, and recognized under UNESCO Man and Biosphere Program। अब पीसीएस वाला क्या पूछेगा, सीधा पूछेगा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज लिंक टू। ठीक है, या किस संस्था से ये संबंधित है, तो ये यूनेस्को से संबंधित है। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
to promote sustainable development based on local community efforts, based on local community efforts, based on local community efforts. Next, program was initiated by UNESCO, 1971. Program initiated by UNESCO, 1971. Program initiated by UNESCO, 1971. ठीक है, तो पहली बायोस्फीयर रिजर्व लिखो नॉकरेक। पहली बायोस्फीयर रिजर्व लिखो नॉकरेक। और जब आपको ज्योग्राफी का मैप कराए जाएंगे तो उसमें ध्यान रखना है कि ये पाए कहाँ जाते हैं। अब ये गारो, आपकी 3 हिल्स हैं, गारो खासी मेघालय की है ये, गारो खासी जयंतिया। तो वहां वो पढ़ाएंगे जब पेनिनसुला, तो ये सब आएगा, तो ये यहाँ बीच में पाई जाएगी इसके ऐसे। ठीक है, तो मैप आपको फोकस रखना है कि यूपीएससी में स्पेशली मैप से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, तो ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं, ज्योग्राफी में होगा तो कर लेना वहां पर। ठीक है, कि कहाँ पर है ये, इसकी लोकेशन ये पूछेगा, बायोस्फीयर रिजर्व आता है ऐसा क्वेश्चन। राइट, इट इज लोकेटेड इन तुर्रा रेंज, TURA। इट इज लोकेटेड इन तुर्रा, TURA, तुर्रा रेंज, पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। इट इज लोकेटेड इन तुर्रा रेंज, पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। राइट, नॉकरेक इज ऑल्सो द हाइएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स। सॉरी, यहाँ पे नॉकरेक इज ऑल्सो द हाइएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स, हाइएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स। नेक्स्ट पॉइंट, रिवर कौन सी फ्लो होती है इसमें, लिखो गैनॉल, GAN, इसमें गैनॉल, दारेंग, DARENG। भैया यूपीएससी के लिए अगर आप जाएंगे, अगर कर रहे हैं आपको, तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको आना चाहिए ये। वहाँ ऐसे देसी सवाल नहीं आते कि ये इस नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, अगर आपको करना है उसमें तो आपको ये एफर्ट डालना पड़ेगा, वरना उसका कोई ऑल्टरनेटिव। एनवायरमेंट बहुत टेढ़े सवाल आते हैं, इस बार 15 सवाल आएंगे, उसमें से बच्चा 5 ही कर पाएगा। ठीक है, वो तो पहले से ही हम बता रहे हैं, मतलब ये हमें, क्योंकि भ्रम में नहीं जीना चाहिए। 10 जो सवाल होंगे उसमें से फिर आप तुक्के जाके 4 में मार पाओगे, तो 9 कर पाओगे 15 में से, बाकी 6 छोड़ने ही पड़ेंगे, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, कोई माइकल लाल नहीं कर सकता, साफ बात। क्योंकि वो सवाल ही ऐसे होते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स देंगे वो। ठीक है ना, उनको क्योंकि पेपर टफ बनाना है, 100 में से मतलब 94 सवाल आपके ऐसे ही हो गए, मतलब 6 सवाल कट गए आपके। आप समझ रहे हैं, तो एनवायरमेंट में क्योंकि सवाल यूपीएससी में क्लिष्ट आते हैं, और पीसीएस के सवाल आप आंख बंद करके कराओगे जाके। वो सीधा पूछेगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन किस साल आया था, वहां बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल आप करके आओगे। ठीक है, मैंने पॉलिटिक्स जगह पढ़े, बच्चे टेस्ट सीरीज में बोल रहे हैं कि सर पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज हो रही है, हमारे पॉलिटिक्स के सारे सवाल सही हो रहे हैं, क्योंकि सवाल ही ऐसे आते हैं। सिटीजनशिप के कहाँ पे पाया जाता है भाई, किस पार्ट में, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 2 और पार्ट 7। ठीक है, ऐसे पूछेगा सीधे सवाल। तो आप आंख बंद करके, आपको ऑप्शन भी नहीं पढ़ना, सीधा मार्क कर दोगे अपने मन से, वहीं जाके देखोगे उसको। ठीक है, तो एनवायरमेंट भी ऐसी रहता है, पीसीएस में 10 सवाल आएंगे, 10 या 15 जो भी, उसमें आपके सारे सही हो जाएंगे, उसमें कोई लॉलीपॉप सवाल आता है। ठीक है, पूछेगा कि ये फलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसमें लेकिन रिवर्स आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो डारेंग, DARENG, और लिखो तीसरी, हाँ पीक, नॉकरेक पीक का नाम भी है वहां पर। नेक्स्ट लिखो सिमसैंग, है पीक ऑफ गारो हिल्स, हाँ ये यहाँ पाई जाती है ना। रिवर के नाम लिखो गैनोंग, GANOL, गैनोल, दारिंग, DARENG, और सिमसांग, SIMSANG, सिमसांग, SIMSANG, सिमसांग। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एवरग्रीन और सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आपको सब पॉइंट में लिखना है, पैराग्राफ में कोई नहीं लिखेगा। सेमी एवरग्रीन और सेमी डेसिडुअस है, पढ़े हुए ज्योग्राफी में। फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन से होते हैं फॉरेस्ट, हाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन और, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और, हाँ कहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और ट्रॉपिकल वेट, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ मिलेंगे आपको, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, स्वैम्प्स, लिटोरल, टेम्परेट, डेसिडुअस। ठीक है, टेम्परेट फॉर, और
ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस। तो चैप्टर जो है आपकी ज्योग्राफी में क्लास क्लास 11th वाली एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत प्यार से देखा, वेजिटेशन वाला चैप्टर, वो ही रट रहे हैं आपको बस। 6, 7, 8, 9, 10 के कोई चैप्टर नहीं पढ़ना वेजिटेशन का। उसमें भी दे रखे वेजिटेशन के चैप्टर, कुछ नहीं पढ़ना आपको किसी भी एनसीईआरटी का, सिर्फ वेजिटेशन का 11th क्लास की इंडिया ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, उसका सेकंड लास्ट चैप्टर शायद या थर्ड लास्ट, वेजिटेशन बहुत प्यार से उसे रटो बस। वहीं से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, किस टाइप की ट्री पाई जाती है। जैसे आपका पीसीएस वाला पूछ रहा है कि महागनी एबोनी या एबोनी कहाँ पाई जाती है, बस दे देगा ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट डेसिडुअस। ठीक है, इस तरह से। तो आपको सिर्फ क्लास 11 का वेजिटेशन का चैप्टर पढ़ना है, आपको कोई समझने की जरूरत भी नहीं हो, आप खुद ही समझ लोगे। जैसे ऊपर जाते हैं तो ट्री क्या शेप बदलने लग जाता है, पाइन की तरह लग जाते हैं, उसे पढ़ लो, उसमें से क्वेश्चन आता ही है एक हमेशा। यूपीएससी में भी आएगा, पीसीएस में आएगा, उसे नहीं रोक सकता कोई। क्योंकि आपको और जगह मिलेगा ज्योग्राफी में चैप्टर वेजिटेशन का, क्योंकि वेजिटेशन आएगा तभी आप इसकी समझ पाओगे बायोस्फीयर रिजर्व की भी टोपोग्राफी किस तरह से है वहां पर, या किस तरह की ट्रीज पाई जाती हैं। अब पूछ लगा कि नॉकरेक में पाई जाती है क्या बॉनी, इनडायरेक्टली पूछ सकता है ऐसे नॉकरेक में। तो इसमें लिंक क्या करा उसने, पेड़ को भी लिंक कर दिया और बायोस्फीयर रिजर्व को भी लिंक कर दिया, यूपीएससी की बात कर रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नॉकरेक में वेजिटेशन कैसी पाई जाती है, पेड़ किस तरह के पाए जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी ने इस तरह से पूछा था कि ऐसा कौन सा बायोस्फीयर, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे हर तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, टुंड्रा भी मिलेगा, टेम्परेट भी मिलेगा, ट्रॉपिकल भी मिलेगा, वो कहाँ पर होता है। तो उसमें नामदाफा में अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे आपको अल्पाइन भी मिलेगा ऊपर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। और दो ऑप्शन उसमें वो था कि नंदा देवी में भी क्योंकि बर्फ पड़ती है, और नामडाफा में भी एल्टीट्यूडनली नामडाफा ऊपर है नंदा देवी से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पहले होता है ज्योग्राफी मिक्स करके। नेक्स्ट लिखो, बैम्बू फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे, बैम्बू फॉरेस्ट, बैम्बू फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत प्रोमिनेंट है, और आपको पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बड़ी प्रोमिनेंट है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं हम, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसमें आप जलाते हो फिर दूसरी जगह आप चले जाते हो, इतने उसकी फर्टिलिटी वापस आती है उस सॉइल की, मतलब वो जो राख हो जाती है वो सॉइल के साथ मिल जाती है और फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज करती है। तो स्लैश एंड बर्न को डिफरेंट नामों से जाना जाता है, वो पीसीएस वाला पूछेगा जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, किस नाम से आता है, झूम कल्टीवेशन कहाँ बोलते हैं। ठीक है, और इसे मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, इसको छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, ऐसे पूछेगा मतलब। नेक्स्ट देखो, एनिमल स्पीशीज कैसे पाए जाते हैं यहाँ पे, राइट। वेरी फेमस स्पीशी होलॉक गिब्बन पाया जाता है यहाँ पे, HOOLOCK, होलॉक गिब्बन, होलॉक गिब्बन, GIBBON, ये लास्ट एप है एक तरह का, जो कि भारत में शायद आखिरी प्रजाति है इसकी, होलॉक गिब्बन नॉकरेक में। और आप लिख सकते हो फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, और पिग टेल्ड मैकैक, मैकैक भी बंदरी टाइप होते हैं, पिग टेल्ड मैकैक, PIGTAILED, पिग टेल्ड मैकैक, MACAQUE। जायंट फ्लाई स्क्विरल क्या हो गया मैडम, इसके चक्कर में मत पड़ो, आप इधर पूछो जो पूछना है, ठीक है, किसी के चक्कर में मत पड़ो। नेक्स्ट देखो, गारो ट्राइब्स डोमिनेट द एरिया, गारो ट्राइब्स, इनको हम बोलते हैं अचिक मांडे, ACHIC, अचिक मांडे। ये आपको ध्यान रखना है, ट्राइब से भी क्वेश्चन आ सकता है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, यूपीएससी पूछता है, उसका फेवरेट है ये। कौन सी ट्राइब निवास करती है यहाँ पे, गारो ट्राइब, जिसे हम बोलते हैं अचिक मांडे, ACHIKMANDE। अदर ट्राइब यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, बनिया, BANIA, बनियास। एंड हेजॉन, बनिया एंड हेजॉन, HAJJONS, हेजॉन। तो गारो एक डीटी को वर्शिप करते हैं, उसका नाम है सेलजोंग, SALJONG। जंगल का कुछ भी सवाल आएगा तो वहां पे आपको ट्राइब्स भी पता होनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में जा रहे हैं कुछ भी आ सकता है, ट्राइब वहां पे गारो, क्योंकि ट्राइब जो जंगलों में निवास करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व इज जस्ट शॉर्ट। ये आपको खुद ढूंढ करना पड़ता है, मैं ये हमने खुद मेहनत करके आए तभी बता रहे हैं आपको, रिपोर्ट में नहीं होगा ना, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी तो आप क्लास आ रहे हैं ना, वरना खुद में तो बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में।
अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, क्योंकि ये सवाल जो आता है वो स्कोरिंग होता है। अगर हमें नाम पता है हमें तो टिक करना है ना बस जाकर, इसलिए ये बता रहा है मैच में दे सकता है, इसलिए शेलजोंग एक डीटी का नाम है, SALJONG। ठीक है, और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपके हिस्ट्री में पढ़ते हो ट्राइबल मूवमेंट, वो रट के जाना, वो आता है हमेशा। ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, ट्राइब्स ने मूवमेंट करे थे अंग्रेजों के खिलाफ। सेलजोंग क्या हो गया, सेलजोंग लिखो। ठीक है, तो जैसे नौकरेक में आपको इतना आना चाहिए, समझ रहे, नौकरेक में आपको इतना आना चाहिए कि ये है जानवर कौन सा पाया जा रहा है, ट्राइब कौन सी निवास कर रही है, वेजिटेशन कैसी है वहाँ, पेड़ पौधे कैसे हैं। ठीक है, ये यूपीएससी के लिए पूछना आना चाहिए। नेक्स्ट देखो कंचनजंगा, KHANGCHENDZONGA, ये पूरा नाम है। ठीक है, आप जो भी प्रोनाउंस करना है इसको, KHANGCHENGDZONGA, बायोस्फीयर रिजर्व। KNGC है तो, KAHANGC, H साइलेंट, कंचनजंगा या जोंगा, जो भी बोलना है आपको। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, लिखो। राइट, इट इज द फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, इट इज द फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। यहाँ लिखो ना, यहाँ पे लेप्चा ट्राइब मिलती है, लेप्चा, LEPCHA, लेप्चा, LEPCHA, लेप्चा, मिक्स्ड हेरिटेज साइट है ये। मिक्स मतलब कल्चरल और बायोडाइवर्सिटी का मिक्स करके इसको हमने घोषित करा है। यहाँ पे मोनास्ट्री पाई जाती है, इसका नाम है थोलुंग, THOLUNG, थोलुंग मोनास्ट्री, थोलुंग मोनास्ट्री, THOLUNG, लेप्चा ट्राइब, लेप्चा। ठीक है, लेप्चा पूछ लेता है यूपीएससी, पूछा लेप्चा कहाँ पाता है, सिक्किम में। ठीक है, और थोलुंग, THOLUNG, थोलुंग मोनास्ट्री। ठीक है, मोनास्ट्री आप आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ रहे होगे, रट के जाना, जैसे ये आता है TD के आया था एक बार। ठीक है, टैबो कहाँ पाई जाती है, ठीक है, और मोनास्ट्री के नाम पूछ लेगा। सबसे बड़ी मोनास्ट्री कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में किधर, आमचांग, ये सब आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो इसमें तो इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल, SIM, सिम सिंपलीपाल, वेरी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उसका नाम कैसे पढ़ा, ये सिंपलीपाल, इसको लिखो। इट derives इट्स नेम फ्रॉम रेड सिल्क कॉटन ट्रीज इन द एरिया, it derives its name from red silk cotton trees in the area, red silk cotton trees in the area। ठीक है, रिवर्स लिखो कौन सी यहाँ पे फ्लो होती है, बैतरनी, सुबर्णरेखा एंड बुद्धा बलांग। बैतरनी, ये यूपीएससी में ये आता है, यूपीएससी में बहुत बार पूछा इन्होंने, बैतरनी। ठीक है, बुद्धा बलांग, BUDHA, बुद्धा बलांग, BALANG, सुबर्णरेखा, SUBER, सुबर्णर रेखा, KHA। ठीक है, बैतरनी, बुद्धा बलांग, BUDHA, BALANG, और सुबर्णरेखा, SUBRNAEREKHA। अब ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन बनता है, इसमें ज्योग्राफी से आता है क्वेश्चन कि ये किस दिशा में फ्लो कर रही है, ईस्ट से राइज हो रही है, वेस्ट से राइज हो रही है। ठीक है, यूपीएससी है, सुबर्णरेखा, KHA। अब आप सुनो ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ से राइज हो रही है, कहाँ एंड हो रही है। तो यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, रिवर ध्यान नहीं आ रही है, कि वो कौन सी रिवर है जो वेस्ट ईस्ट से राइज होती है और ईस्ट में ही एंड हो जाती है, वो कौन सी रिवर है जो ईस्ट में राइज होती है और ईस्ट में ही एंड हो जाती है आकर। ठीक है, ऐसे घूम के ऐसे आती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैप आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑर्डर पूछ लेगा। ठीक है, ब्राह्मणी, बैतरनी, सुबर्णरेखा,
ईस्ट से वेस्ट में लगाओ, नॉर्थ टू साउथ लगाओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैप बेस्ड। ठीक है, मैप के क्वेश्चन हर साल आते हैं, पिछले साल है। बोला था मैंने, मुझे नहीं पता, भूल गया मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको देखना है जाके। मैं बताया ना मैंने, वो याद नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल आया था इस बार। ठीक है, और ऑर्डर पूछेगा कि कहाँ से कहाँ जा रही है, बैतरणी, ब्राह्मणी, सुबर्ण रेखा, नॉर्थ टू साउथ लगाओ, ईस्ट टू वेस्ट, ये सब आपको तैयार करना है सवाल। रिवर भी पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे जाके, वही क्लास 11 एनसीईआरटी में। नेक्स्ट देखो, लार्जेस्ट जोन ऑफ साल इन ऑल इन इंडिया। यहाँ पे साल के पेड़ बड़े पाए जाते हैं, SAL साल। यहाँ पे वॉल्केनिक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इसमें, नीचे इसके वॉल्केनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ पर सिमलीपाल में, वो है खैरी बुरु, KH, खैरी, KHAIRIBURU, खैरी बुरु। नॉर्मल सेडिमेंट्री कैसे बनती है? वेदरिंग से बनती है ना, टूट टूट के जो आते हैं सेडिमेंट में, तब बनती है उसमें। तो आपका अलग एग्जाम्पल है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, ये सब आपके सेडिमेंट्री रॉक्स है ना। पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री तो है वो। हाँ सेडिमेंट्री है वो, लेकिन रॉक कंप्रेशन से बनती है ना। मतलब हम ये कह रहे हैं आउट ऑफ कंप्रेशन बन रही है उसमें, वॉल्केनिक नहीं हटा दो तो सेडिमेंट्री लिख दो उसकी। ये सब ज्योग्राफी वाले सर से ही पूछ बात करें ना वहाँ पर। हाँ, रॉक नहीं पढ़ाई आपको? रॉक पढ़ी ज्योग्राफी में? अबे यार, जब भी पूछता हूँ जरा, मतलब रोज सेग्रीगेट करने लग जाते हो, फिजिकल है तो पढ़ाना ओशन में है, फिर टॉपिक पढ़ा ही नहीं। तो भाई ज्योग्राफी में रॉक से ही तो शुरू होती है, ज्योग्राफी जियोलॉजी से कैसे ज्योग्राफी पढ़ लेगा आदमी? हाँ तो भैया पढ़ो ना फिर वो तुम्हारा ठेका है ना भैया, मेरे को हर चीज, मैं थोड़ी ज्ञानी हूँ। से पता है कितने सब्जेक्ट पढ़ रहा, मैं ये नहीं कह रहा, वो कह रहा पॉलिटी, इकोनॉमी और ये एनवायरनमेंट, ये करंट अफेयर भी। अब मैं, मेरी क्या आदत है, अभी क्या मैंने बोला रिवर कौन सी, मैंने कहा मुझे नहीं पता। भैया मैं भ्रम में नहीं रखता, जो मुझे आप पता नहीं मैं बोल देता हूँ नहीं पता, देख लो जाके भाई। ठीक है, गूगल जिंदाबाद, ChatGPT आज की तारीख में। तो अगर आपको ये रॉक तो पढ़ना चाहिए ना आपको, कैसे बन रही है सेडिमेंट्री, ये हाँ इग्नियस मेटामॉर्फिक। हाँ तो वॉल्केनिक हटा दो, सेडिमेंट्री रख लो फिर। कंप्रेशन से बनती है ना उसमें। लेकिन आप लोग पढ़ो, आप मजाक में मतलब, अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो पोलोजी पढ़ाओ हमें यार। आप सब सोच रहे हो ऐसे ही चल रहा है, इस बार क्वेश्चन आ गया वहां पे मेंस में 10 नंबर का, व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स, और उसका फॉर्मेशन बताओ। इस साल का क्वेश्चन है, 2023 का या शायद 22 का मेंस का। चेक कर लेना, 10 नंबर का आ रखा है, कहाँ से लिखोगे वो सवाल? और 7th क्लास एनसीईआरटी पैराग्राफ दे रखा है पूरा, सीधा आ रखा है क्वेश्चन, व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स। आप सोच रहे हो मजाक कर रहा हूँ? मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है इस बार 2023, क्या है ये, हाँ 23 में, कि बताओ प्राइमरी रॉक्स का। सोच रहे हैं ऐसे ही चल रहा है वो। और वोट के पीसीएस की बेंच में आ जाएगा, फिर रोते रहोगे जी सवाल आया, हमें तो पढ़ाया नहीं था। वो आपको करना पड़ेगा एफर्ट, भरोसे पे नहीं, आप मतलब आपको सिलेबस पूरा होना चाहिए और लिखा हुआ जो है। हाँ वो सब उसमें आएगा। लिखो, और उसमें रॉयल जानवर कौन सा पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, चौरा सिंघा, चौसिंघा ही पाया जाता है। ठीक है, देखो मेंस 2022 का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, सिंपल, 10 नंबर का दे रखा, 150 नंबर का। और बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन, अगर आपने बेसिक किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि हम बेसिक किताबें ही नहीं पढ़ना चाह रहे। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स, और सीधा सवाल आ रखा है आपका। ठीक है, तो ये पढ़ो जाके, इसके वो नहीं होगा बिना उसके, इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा टाइप ऑफ प्राइमरी, ग्रेनाइट, बसाल्ट, कैरेक्टरिस्टिक क्या, फॉर्मेशन कैसे होती है, मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है, टेक्सचर क्या है, क्रिस्टल साइज क्या है, इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, तभी तो आंसर लिख पाओगे अच्छा। आप समझ रहे हो ना? प्री निकालने से कुछ नहीं होगा। आपको आज बता दूं, प्री निकालना, पीसीएस का निकाल लो, आप यूपीएससी का, कोई नहीं आपको पूछेगा। ये कुत्ता भी नहीं पूछ, गेट पे आया खड़ा होगा। और माँ आपको लगेगा प्री हो गया, उन्हें लगेगा बेचारे का बहुत कहीं नाम आ गया।
नौकरी तो नहीं लगी ना, ठीक है ना। जब तक मेंस में नहीं लिखोगे भाषा ढंग की, कुछ नहीं होगा। आप चाहे कहीं भी तोड़ लो, कोई सा भी कहीं भी चले जाओ। ये जो बच्चे, मेंस की ओरिएंटेड हमेशा होना चाहिए तैयारी आपकी। हाँ लिखो। ट्राइब्स कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? एक बहुत बड़ी अच्छी ट्राइब, बहुत फेमस ट्राइब है यहाँ पे, मनकीदियाज। ये बंदर खाते हैं ये, ठीक है, यहीं पाई जाती है, ये पूछ सकता है। मनकीदियाज, MANKI, मनकीदियाज, DIAS। ये बंदर खाते हैं ट्राइब, इसलिए फेमस है मंकीज, मनकीदियाज। ठीक है, सिमलीपाल में, उड़ीसा की ट्राइब है ये। अब आपको क्या है, आप ज्योग्राफी है? है? हाँ उड़ीसा में है ना सिमलीपाल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं आपको बता रहा, एक पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, ये होती है 75 ट्राइब होती है इसमें। ये आप ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी आपको, करंट में तो हमने पढ़ाई है। ठीक है, 75 ट्राइब होती है, 75 की 75 आपको आनी, मतलब आनी इन द सेंस एरिया में डिवाइडेड है ये। जैसे राजी ट्राइब है, इसमें उत्तराखंड की डाली हुई इन्होंने। पर्टिकुलरली वनरेबल का मतलब क्या है, जो ट्राइब में भी और ज्यादा इनकी हालत खस्ता है। वनरेबल सेक्शन किसे बोलते हैं हम? जो बहुत ही बेचारे, बहुत ही हालत जिनकी खस्ता है, जैसे वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, LGBT हो गई, ये वनरेबल सेक्शंस हैं आपके समाज के, ऐसे ट्राइब्स पे। तो यूपीएससी में हर साल शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट या ट्राइबल एरिया से क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब इससे आप नेगेट नहीं कर सकते, आएगा ही आएगा 2 नंबर का। या आप उठा के देख लो, पूरे 10 साल में शेड्यूल ट्राइब पे क्वेश्चन आना ही आना है। या तो ट्राइबल एरिया आ जाएगा कि 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल किससे डील करता है, या ज्योग्राफी में आ जाएगा कि पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अभी डाटा पूछा तो उन्होंने कितनी आई है, यूपीएससी ने बोला था स्टेट में 90 है, ये है कितनी है स्टेट में? 75। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे रिजाइड करती हैं, कहाँ निवास करती हैं ये, मतलब ये याद होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में दे सकते हैं आज की तारीख में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फलाना, जैसे मैंने बताया मनकीदिया, मनकीदिया बंदर खाते हैं, तो आपको बताया सिमलीपाल में रहते हैं ये, और उड़ीसा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखो, और एरांगा खारिया, ERANGA, एरांगा खारिया, एरांगा खारियाज। ठीक है, ERANGA, एरांगा खारिया, KHARIAS, एरांगा खारियाज। नेक्स्ट लिखो, हो मुंडा गोंडा, ये तो आपको पता ही है। हो, HO, हाँ सिमलीपाल में और जो ट्राइब्स निवास करती हैं, हो, HO, मुंडा, MUNDA, मुंडा, और गांडा, GONDA, DA। नेक्स्ट लिखो, इसमें आप सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है। सिमलीपाल इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, राइट? सिमलीपाल इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। इट इज पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। इट इज पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। ये प्रिया, आप बाकी क्लास में तो आते नहीं है, एनवायरनमेंट में पहली क्लास है आपकी है? आवाज आ रही है? ये प्रिया को आवाज आ रही है? राइट, इट इंक्लूड्स 3 प्रोटेक्टेड एरियाज, मयूरभंज, पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। क्या हो गया? इट इंक्लूड्स 3 प्रोटेक्टेड एरियाज, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज पार्ट ऑफ एलिफेंट, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। ये शिवप्रिया को आवाज आ रही है? पार्ट ऑफ मयूरभंज, MAYURBHAG, राइट। इट इंक्लूड्स 3 प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं इसमें। एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के साथ आता है हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हथगढ़, HADGARH, हथगढ़, HADGARH, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड कुल्दिया, KUL, कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हथगढ़ एंड कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो सिमलीपाल में इतना ध्यान रखो। अब बाकी ज्योग्राफी से करेंगे उसको सप्लीमेंट। नेक्स्ट देखो, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानक मार, ACHANAKMAR, अचानक मार, अमरकंटक, AMARKNTAK। ठीक है, अमरकंटक हिल लोग घूमने भी जाते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अचानक मार, ACHANAKMAR, अचानक मार, अमरकंटक, AMARKNTAK, बायोस्फीयर रिजर्व। ये छत्तीसगढ़ और बायोस और मध्य प्रदेश दोनों जगह फैली हुई है। यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेसिडुअस। यहाँ पे रेड एंड ब्लैक कॉटन सॉइल भी पाया जाता है, रेड एंड ब्लैक कॉटन सॉइल।
अब आपसे पूछ सकते हैं फलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किस तरह का सॉइल पाया जा सकता है, तो वो आपको अब याद करना है, सॉइल जाना है आपको। तो वेजिटेशन का जो चैप्टर पढ़ोगे, वेजिटेशन से पहले सॉइल पढ़ा जाता है, क्योंकि सॉइल, जो पेड़ उगेंगे किस में उगेंगे, वो सॉइल में तो उगेंगे ना, ये जो आपका मिट्टी में। तो मिट्टी किस तरह की होती है, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। रेड कॉटन कहाँ पाया जाता है, फिर ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, एलुवियल सॉइल। तब आप वहां से फिर लिंक करके बता सकते हैं कि वहां पे ये मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे जैसे अचानक हमारा हमारे कंटक में रेड कॉटन सॉइल पाया जाता है, रेड एंड ब्लैक कॉटन सॉइल, ये लिख लो, रेड एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। देखो मैडम, नेक्स्ट देखो, एनिमल्स, फोर हॉर्न एंटीलोप, फोर हॉर्न एंटीलोप, चार सींग वाला एंटीलोप। नेक्स्ट देखो, इंडियन वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग, राइट। रिजर्व इज अ सोर्स ऑफ थ्री मेजर रिवर्स, रिवर सिस्टम। रिवर इज अ सोर्स ऑफ थ्री मेजर, रिजर्व इज अ सोर्स ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स। कौन कौन से? नर्मदा, नर्मदा किस तरह की रिवर है, कहाँ से फ्लो करती है? हाँ, ठीक है, और ये क्या बना, डेल्टा बनाती है नर्मदा? हाँ, क्यों बनाती, क्यों बनाती है? हाँ मैडम। ठीक है, पता करेंगे। और लिखो, जोगीला, JOHILA, जोहिला एंड सोन रिवर। नर्मदा, जोहिला। भैया रिवर सिस्टम पढ़ो ना जाके, अब पढ़ा होगा, पढ़ाया नहीं? हाँ पढ़ो। नर्मदा, जोहिला, JOHILA, और सोन रिवर। सोन रिवर कहाँ से जाती है? अमरकंटक, आपने सुना होगा। ठीक है, अमरकंटक में लोग घूमने भी जाते हैं, तो ये वही अचानक मार अमरकंटक की बात हो रही है, राइट। माइकाला हिल रेंज प्लस विंध्या प्लस सतपुरा, माइकाला हिल रेंज प्लस विंध्या, माइकाला, विंध्या। विंध्या किसके बीच में लाई करती है? नर्मदा किसके बीच में फ्लो करती है? हाँ, वीनस, ठीक है, VNS, विंध्या और सतपुरा। सतपुरा लाई विद इन द बायोस्फीयर रिजर्व, माउंटेन रेंजेस है ये। माइकाला, विंध्या, सतपुरा। आप समझ रहे क्वेश्चन कैसे आएगा? बायोस्फीयर रिजर्व का एनवायरमेंट और इसके मिक्स क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंट का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 10-15 में से 5 ही आएंगे, 5 या 6। बाकी जो आएंगे ज्योग्राफी के साथ आपको क्लब करके देगा वो, कि बताओ इसमें वेरिएशन इस तरह से होता है, बताओ वेजिटेशन का वेरिएशन कैसे हो रहा है, बताओ सॉइल का वैसे कैसे हो रहा है। आप ये समझो अप्रोच को, अगर UPSC के लिए जा रहे हैं, ये डिमांड है एग्जाम की। हाँ, और ये एनवायरनमेंट में आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अभी आप अगर जियोलॉजिस्ट का जो एग्जाम हो, UPSC जो लेता है, उसमें बड़ा ओथ पूछ लिया पॉलिटी में, कि बताओ सुप्रीम कोर्ट की ओथ में ये वर्ड लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता। तो आपको ओथ, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़नी है, हर ओथ पढ़नी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ओथ में क्या डिफरेंस है, कैग की ओथ में क्या डिफरेंस है, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ओथ में क्या डिफरेंस है, कि उसमें ऐसे पूछा है कि वो आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड लिखा है नहीं लिखा है उसकी ओथ में, लगाओ, इतना बारीक पूछा है। अब फिर हम कहते हैं जी हमें तो आता ही नहीं। भैया सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल आपको दे रखा है, ओथ पढ़नी है, तो आप ओथ सारी पढ़नी है आपको, आप नहीं छोड़ सकते हो, रट नहीं उनको बैठकर, कि प्राइम मिनिस्टर की ओथ क्या है, गवर्नर की ओथ होती है नहीं होती है, गवर्नर की नहीं होती, प्रेसिडेंट की ओथ होती है नहीं होती है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ में क्या लिखा है। ठीक है, शपथ उनकी, तो शपथ आपको लक्ष्मीकांत के पीछे दे रखा है लास्ट उसमें, कि सारी शपथें दे रहा है, शपथ दे रखी है। तो जो वो ट्रेंड पड़ा हो रहा है पेपर, वो UPSC से पहले, जो अब पेपर जून में ना, कि जियोलॉजी एग्जाम में उन्होंने और आगे हाई लेवल जाके पूछा है। तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आएंगे अब, अगर UPSC की तैयारी कर रहे हो, उसमें कोई नहीं पूछेगा आपसे PCS। ठीक है, तो आपको ये जो बता रहा मैं, बायोस्फीयर रिजर्व में सिंपली ये कौन सी है ये, अचानक मार अमरकंटक में, ये अब आप मैप ध्यान रखो, कि माइकाला, सोन रिवर कहाँ से जा रही है। अभी आपके एक पेपर में पूछा था ना कि ये बताओ, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन, इसको लगाओ ईस्ट टू वेस्ट, यही सवाल आया था शायद एक किसी एग्जाम में। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन को ईस्ट वेस्ट, मतलब ये ऑर्डर तो करेक्ट ऑर्डर है। चंबल होती है पहले, फिर सिंध फ्लो करते हैं, बेतवा, केन और फिर सोन। लेकिन उन्होंने इसे जंबल कर दिया था, उन्होंने ऐसे कहा था, चंबल लगाओ पहले, बेतवा, फिर यहाँ सोन या सिंध ऐसे, फिर बेतवा, सिंध, तो करेक्ट ऑर्डर लगाना था। तो ये मैप से ही क्वेश्चन आते हैं। और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपको रिवर पढ़ाई जाती है, तो ये आपको पता है, ये आ रही गंगा, ये आपकी ऐसे यमुना आ रही, और ये सब इसमें जाके जुड़ रही है, ऐसा अगर मैप देखोगे आप, और ये ऐसे सोन डायरेक्ट गंगा में जाके जुड़ रही है। तो ये मैप में आपको ये भी बनाना आना चाहिए, रिवर भी,
अगर रिवर नहीं बनाने आएंगे तो आप आंसर राइटिंग में नहीं रिवर बना पाओगे। और रिवर बनानी पड़ेगी, अगर इरिगेशन पूछ लिया, उसने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पूछ लिए, अभी उसने मैथ से पूछा डैम, यूपीएससी ने, कौन सा क्वेश्चन था वो, अभी इसी एग्जाम में पूछा यूपीएससी ने डैम का मैच, कि बताओ ऑर्डर में वो डैम हाईएस्ट टू लोएस्ट कहाँ पाए जा रहे हैं भारत में। तो ऐसे सवाल आएंगे आपको, आपको अपने अपने पैमाने बढ़ाने पड़ेंगे तभी यूपीएससी का निकलेगा। हाँ हाँ, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका हो गया अमरकंटक में बॉक्साइट, और अमरकंटक में लिख लो बॉक्साइट रॉक्स पाई जाती हैं, बॉक्साइट। और एक नोट करके और लिख लो, इट सेपरेट रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमरकंटक जो है वो सेपरेट करता है रिवर सिस्टम्स जो बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं और अरेबियन सी में जा रहे हैं। रिवर दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये हम आपको सारे टाइप भी बता दिए कि किस किस तरह से आना है, आपको सोचना आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे सवाल अच्छा आ सकते हैं हमारे। ठीक है, वो आप सोचो कि कैसे सवाल आ सकते हैं। नहीं, वो बीच में मतलब था। हाँ ठीक है, तो ये एक और लिख लो, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना, PNNA, पन्ना। हीरा पन्ना माइंस है ना, आपने सुना होगा वहां पे। कहाँ है हीरा पन्ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अबे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भैया। देखो इस बार यूज जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस तरह से आपको किस तरह से अब एग्जाम की डिमांड कैसे बढ़ी, मैं क्वेश्चन देख रहा था, बता रहा था आपको। जैसे इन्होंने इस बार लिखा है कि गिवन बिलो आर 4 लीगल टर्म्स मैक्सिम, लीगल टर्म्स विच वन ऑफ देम मीन नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो ऐसे सवाल आ रहे हैं जो हम कह रहे थे लॉ में जा रहे हो यूपीएससी अब। तो इसमें लिखा है ऑट्रिफोइस कन्विक्ट नॉन बिस इन आइडियम हेबियस कॉर्पस और ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। तो लॉ के टर्म्स यूज कर रहे हैं वो लोग, कि ये बताओ इसमें किस तरह से है, तभी बताओ पॉलिटी से आप जो आप सवाल लक्ष्मीकांत से किसी 5 सवाल सॉल्व होंगे 12 में से, या 15 में से सर, 5 या 6 सवाल। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर थर्ड शेड्यूल अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज फ्री टू टेक ओथ और एफर्मेशन बाय स्वेरिंग इन द नेम ऑफ गॉड। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक द ओथ और एफर्मेशन बाय स्वेरिंग इन द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देख कितनी बारीक पकड़ा है इसने, कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो स्वेर किसको करता है, भगवान को करता है, संविधान को स्वेर करता है, स्वेर इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसको स्वेर करता है, भगवान को, आई स्वेर इन द नेम ऑफ गॉड, या आई स्वेर इन द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसे सवाल आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ये इस तरह से जब आप करेंगे, इनसे नहीं होगा पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या आता है, वो जमाने चले गए। ठीक है, आपको एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना, आपको पता होना चाहिए एग्जाम ये डिमांड कर रहा है। क्योंकि हम भ्रम में रहते हैं, और इसका कोई इसके लिए ये नहीं कि अभी हम 2 साल इंतजार करेंगे फिर हम तैयार होंगे, 2 साल बाद भी नहीं पढ़ोगे आप वो चीज जो पूछेगा एग्जाम में, तब भी फिसड्डी साबित होगे। आप समझ रहे हैं, वो आपको जब चलाया जा रहा है उसी समय आपको पता रहना चाहिए, अच्छा ये यूपीएससी पूछ रहा है, इस तरह का डिमांड है। तभी आपको यहाँ पे एनवायरमेंट में यही बता रहे हैं, सवाल ऐसे ही आएंगे। अगर आपका ज्योग्राफी गोल है तो आपका एनवायरमेंट गो जीरो, क्योंकि ज्योग्राफी पे ही एनवायरमेंट बेस्ड है, पेस है ज्योग्राफी, उसके ऊपर वातावरण है। ठीक है ना, पहले नेशनल पार्क थोड़ी आ गए, पहले जमीन आई, रॉक आए, उसके ऊपर ये आया, मिट्टी आई, मिट्टी के ऊपर जंगल बने, जंगल के ऊपर बना वाइल्ड लाइफ पार्क नेशनल, फिर वहां जानवर रहने लग गए। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो कम से कम आपके 30 सवाल आप सेक्रीफाइस करेंगे, 30, चलो ज्यादा अगर मैंने कह दिया था 22 से 25, 20 से 25 रेंज में आपके सैक्रिफाइस हैं सवाल, उसमें से आप 5 कर पाओगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आ जाएगी नेशनल पार्क बता दो कौन सा का है, तो वो जमाने भी चले गए वो अब।
वो मुश्किल है, वो इम्प्लिसिट पूछ रहे कि ये नदी इसमें से जा रही नहीं जा रही इस नेशनल पार्क में से, या इस नेशनल पार्क के बॉर्डर में से ये नदी फ्लो हो रही है नहीं हो रही। आप समझ रहे, जिम कॉर्बेट में से कौन सी नदियां जा रही हैं ऐसे पूछ लेगा। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, अवेयरनेस होनी चाहिए, धोखा हमें नहीं रखना चाहिए। अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा आपको, फिर यूट्यूब में सर्च करोगे वो मिलेगा आपको ज्ञान, 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं फिर पहुंचने में। अच्छा ऐसा भी आता है क्या? इससे जब हम पढ़ रहे हैं तो हम वैसा पढ़ें जाके कि हाँ यार, साथ में हम अगर पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, या साथ में हम ज्योग्राफी में बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हैं, तो हमें वेजिटेशन भी आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो पढ़ें जाके फिर। ठीक है, वो जैसे मैंने आपको यहाँ आके बता दी कि ये आना चाहिए। रॉक कौन सी पाई जा रही है अमरकंटक में, किस रॉक से बना है अमरकंटक, किस तरह की रॉक से। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा आ सकता है, मतलब ये आपको करना है तैयार। ठीक है, इग्नियस फिग्नियस ये आपको खुद ही नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लिखो पन्ना। कौन सा वाला? वो ऑडिस वाला ही है, ऑडी। लिखो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना इज ऑल्सो नेशनल पार्क, पन्ना इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। पन्ना इज ऑल्सो नेशनल पार्क, पन्ना इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। राइट, इट कंप्राइजेज ऑल्सो ऑफ गंगाऊ सेंचुरी, GANGAU, गंगाऊ सेंचुरी। हाँ। है, गंगाऊ सेंचुरी। अब आपको एक रिवर लिंकिंग, इंटरलिंकिंग आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, क्या होता है इंटरलिंकिंग और रिवर्स? हाँ भाई, मैडम आप ग्रेजुएट हो अंडर ग्रेजुएट? क्या करें आप? UPSC आप पढ़ा पीछे? ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल क्या है? कर लिया आपने कुछ? कहाँ से? मतलब नेक्स्ट ईयर है आपका अटेम्प्ट? हम्म। हाँ भाई बताओ, इंटरलिंकिंग और रिवर। इंटरलिंकिंग। हाँ, क्यों कराते हैं इंटरलिंकिंग? हाँ ठीक है, फॉर वाटर सरप्लस टू वाटर डेफिसिट, जैसे केन और बेतवा का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, गोदावरी कृष्णा इंटरलिंकिंग। ठीक है, कम से कम बहुत सारे रिवर्स है। हिमालयन रिवर लिंकिंग इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, पेनिनसुलर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। मतलब हमें हिमालयन रिवर्स को इंटरलिंक करना है, पेनिनसुलर रिवर्स को, और हिमालय पेनिनसुलर भी हम आपस में भिड़ेंगे। तो जो केन और बेतवा इंटरलिंकिंग का जो रिवर प्रोजेक्ट है, वो जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें ये जो पन्ना का बहुत सारा पार्ट सबमर्ज हो जाएगा। ये बहुत खतरा है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट सबमर्ज या खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें ये नष्ट हो जाएगा इसका काफी सारा हिस्सा, क्योंकि जो केन और बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो इधर से जाएगा। तो यही लिखो इसमें, केन एंड बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इसमें एक डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, ढौढन डैम। ढौढन, ढौढन डैम। भाई करंट अफेयर्स के लिए शंकर IAS की वो आती है, इसकी आती है एनवायरनमेंट की PDF, काफी फेमस है करंट अफेयर में। ये भी देख सकते हो, लेकिन इसमें फर्जी वाला, फर्जी बहुत दिया रहता है, तो आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। जिस साल आप जा रहे हो, जैसे अगले साल का अटेम्प्ट है तो इस साल देख सकते हो शंकर का, जो इस साल वाले प्रीलिम्स वाले दे रहे हैं। बहुत मोटी PDF होती है, लेकिन आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा उसमें से। शंकर IAS की एनवायरनमेंट की PDF नंबर 1 है मार्केट में। ठीक है, इसकी जो बुक तो है, बुक से कुछ नहीं आता, हाँ पढ़ना तो है ही। डॉर्डन डैम, DHAU DHAN, ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर इसी में। डॉर्डन डैम, मैंने बताया शंकर IAS की PDF एनवायरनमेंट की। ठीक है, एनवायरनमेंट की टाइप करना, PDF फॉर एग्जाम या UPSC फ्री मटेरियल वहां मिल जाएगी। अगले साल जो दे रहे हैं वो इस साल वाला भी देखे हैं, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा क्या करंट चला है, 2 साल का आपको उसमें मिल जाएगा आपको रेडी। नेक्स्ट देखो, एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे पाए जाते हैं, गोंड, ढौढन, DAUDHAN, ढौढन डैम। ये केन और बेतवा वाले पे हम इस पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसमें हम रिवर को, इसमें हम पानी प्रोवाइड करेंगे बुंदेलखंड वाले एरिया को। आपने सुना होगा बुंदेलखंड, अब ये पढ़ा है ये? हाँ, क्या पढ़ा है? बुंदेलखंड और बघेलखंड क्या किस लिए जाने जाते हैं? नहीं, वेजिटेशन क्या कराने, क्यों नहीं, क्यों है ड्राउट प्रोन? ठीक है, बुंदेलखंड और ये बुंदेलखंड को पानी प्रोवाइड कराने के लिए है ये। ठीक है, उस एरिया को इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये और वो सब ज्योग्राफी में पढ़ो। नेक्स्ट देखो, एथनिक ग्रुप्स, गोंड, खरियाज, KHAI, KHAIRUAS, खर, खरियार उआ। गौंड ट्राइब है यहाँ पर एक, खर KHAR खैरवाज,
KHAIRUAS। एक यहाँ पे यादवा ट्राइब फेमस है, यादव्स, खैरवाज, हाँ ठीक है, और यादवाज। यहाँ पे एक यहाँ पे एक बहुत फेमस पिलग्रिमेज के लिए भी लोग जाते हैं, इसका नाम है प्रणामी सेक्ट, के नाम से मशहूर है, प्रणामी, PRANAMI। ऐसे सवाल भी आते हैं हम, ठीक है, कि कौन सा सेक्ट यहाँ पे कौन सा फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रणामी सेक्ट, PRANAMI, प्रणामी है, पन्ना में। सैक्रोसैंक्ट पिलग्रिमेज है फॉर द फॉलोअर्स ऑफ प्रणामी सेक्ट वर्ल्ड ओवर। सेक्ट होते हैं ना, आपने सुना होगा, इस मतलब इस लिंगायत सेक्ट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर उसके प्रणामी है, ये पन्ना में ही प्रणामी बताया तो, पता नहीं भैया। पन्ना इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स, राइट, सिटी ऑफ टेम्पल्स, डायमंड माइंस, सिटी ऑफ टेम्पल्स, डायमंड माइंस। इतना सारा है ना ये आपको, क्योंकि आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, वो भी नहीं पढ़ा होगा, राइट। दे बिलीव दैट लाइक फ्रेग्रेंस, ये प्रणामी सेक्ट वाले क्या विश्वास रखते हैं, राइट, दे बिलीव दैट लाइक फ्रेग्रेंस इज टू अ फ्लावर, लाइक फ्रेग्रेंस इज टू अ फ्लावर, खुशबू जैसे फूल से निकलती है, लाइक फ्रेग्रेंस इज टू अ फ्लावर, प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी, PRANNATH, प्राणनाथ जी, अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अक्षर ब्राह्मण, AKSHARATA। हाँ मैडम बता रहे हैं। दे बिलीव दैट, प्रामी सेट वाले मानते हैं कि जैसे खुशबू एक फूल से निकलती है, लाइक फ्रेग्रेंस इज टू अ फ्लावर, प्राणनाथ जी, जो कि किसका रूप है, मैनिफेस्टेशन ऑफ अक्षर, AKSHARATITA, अक्षर आर्टिता ब्राह्मण, ये भगवान है। इज एवर प्रेजेंट इन, यहाँ पे एक टेम्पल है गोमट जी टेम्पल, इज एवर प्रेजेंट इन गोमट, GUMMAT, गोमट जी टेम्पल, ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे, गोमट जी टेम्पल, प्राणनाथ जी सेक्ट कहाँ पे बिलोंग करते हैं, गोमट जी टेम्पल, क्योंकि यूपीएससी का पूछ बहुत फेमस है, सेक्ट आते हैं, आ जाते हैं, जैसे ऊपर ये डब्ल्यू से कौन सा सेक्ट है, ठीक है, गोमत जी टेम्पल, GUMMATJI, गोमट जी टेम्पल, मैनिफेस्टेशन ऑफ अक्षर ब्राह्मण, इज एवर प्रेजेंट इन गोमट जी टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे टीक फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं, टीक फॉरेस्ट, TEAK। तो इतनी याद करो, अब कितने हो गए, चार कर लिए हमने, एक दो तीन, पांच हो गए, ठीक है, इससे करो। हाँ टीक पाई जाती है। हम्म। अब नेक्स्ट लिखो क्या था हमारा, पोल्यूशन लिखो फटाफट। करंट अफेयर करते रहे, मैगजीन वो जो भी आ रही है आपको, उसमें कोई डेटा वेटा आ रहा है वो लिखते रहो, उसको आपका काम आएगा। योजना किसकी आई है, हाँ पढ़ो, मार्क करा लो योजना मुझसे अगर। आपको बहुत पढ़ना है, बहुत ज्यादा। आप चाहे 25 में दे रहे हो, 26 में, 25 वाले हैं तो अभी से ऑप्शनल ऑप्शन सब खत्म कर लो जुलाई तक। मैंने हमारे बच्चों को रोते हुए देखा है, लिटरली बता रहा हूँ, रोते हुए आंसू आ रहे हैं उनके, थे दिसंबर तक, फिर उनका प्रीमियम सेक्रीफाइस है, मतलब आप समझ लो। और CSAT वीसैट बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको, 25 में जो जा रहे हैं इस 24 के मिड के बाद, एक्सेस काम करना पड़ेगा, पेपर आपको पता ही आएगा उठा पटक वाला, फिर आपकी खुद आपको बहुत काम करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शनल लगा लो, जुलाई अगस्त है बहुत अच्छा टाइम है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक 5-6 महीने है। लिखो इसमें, पोल्यूशन में लिखो, क्या लिखा था हमने लास्ट, हाँ एयर पोल्यूशन स्टार्ट करा था, लिखो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। फर्स्ट हमने लिखा था इंडस्ट्रियल चिमनी या वेस्ट, इंडस्ट्रियल चिमनी या वेस्ट, ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट था पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट, पेट्रोलियम रिफाइनरी जैसे आपका IOCL की थी, मथुरा रिफाइनरी है, ठीक है, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स। ये रिलीज करते हैं, मैंने आपको बताया था, BTEX कंपाउंड, ठीक है, BTEX कंपाउंड, राइट, दे रिलीज BTEX, बेंजीन, टाउलिन,
सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, जिन्होंने लिखा फिर लिखवा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, फर्स्ट लिखो इंडस्ट्रियल वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसमें लिखो पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी में लिखो मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट। इसके अंदर लिखो दे रिलीज बीटीईएक्स कंपाउंड। बीटीईएक्स कंपाउंड, बीटीएक्स का फुल फॉर्म है बेंजीन टाउलिन, BENZENE बेंजीन टाउलिन, इथाइल बेंजीन ETHYL BENZENE, और जाइलिन XYLEN। ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे भी आ जाते हैं फलाने से क्या रिलीज होता है। राइट, एग्जाम्पल लिखवाया था आपको मथुरा ऑयल रिफाइनरी, इट इज अ थ्रेट टू ताजमहल, इट इज अ थ्रेट टू ताजमहल। नेक्स्ट देखो सोर्स थर्मल पावर प्लांट्स या थर्मल पावर स्टेशंस, थर्मल पावर प्लांट्स और थर्मल पावर स्टेशंस। इसमें लिखो पर्टिकुलेट मैटर निकलता है यहाँ से, पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स, मरकरी। डिजीज हम आपको कराएंगे नहीं, डिजीज आपको आनी चाहिए। जैसे मरकरी से क्या होती है डिजीज? हाँ, कैडमियम से क्या होती है? हाँ, इथाइथाई या आउच आउच। आर्सेनिक से क्या होती है? ब्लैक फुट डिजीज। ठीक है, नाइट्रेट से क्या होती है? ठीक है, मिथेनोमोग्लोबिमेनिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये सब आपको रटना है, एनसीईआरटी में दे रखा है आपको। राइट, फ्लाई ऐश आता है निकल के यहाँ से। फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश क्या होता है? पर राख होती है एक तरह की। हाँ, क्या करते हैं इससे क्या क्या उपयोग कर सकते हैं इसका? क्या? नहीं, इसका उपयोग क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, इससे इससे ईंटें बना सकते हैं हम। ठीक है, ये से आपको पढ़ना है ब्रिक्स। इससे फर्टिलिटी का सॉइल बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, सॉइल की मतलब अगर सॉइल को उपजाऊ बनाना है तो फ्लाई ऐश मिक्स कर दो उसका। तो क्या हो रहा है कि अब हम कैप्चर कर रहे हैं फ्लाई ऐश जो निकल रही है थर्मल पावर प्लांट से वातावरण में जाके हम उसका यूटिलाइज कर सकें उसको। राइट, अ मेजर बाय प्रोडक्ट, फ्लाई ऐश इज अ मेजर बाय प्रोडक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, राइट, फ्लाई ऐश कॉन्ट्रीब्यूट्स टू PM 2.5 एंड PM 10। फ्लाई ऐश कॉन्ट्रीब्यूट्स टू PM 2.5। कैसे लिखेंगे PM 2.5? इसका मतलब क्या है? हाँ, 10 और PM 2.5 इसका क्या मतलब है? 2.5, हाँ ठीक है, माइक्रॉन्स में होता है इसका साइज, 10⁻⁻⁶। हाँ ठीक है, PM 2.5 एंड PM 10। पर्टिकुलर मैटर का साइज है माइक्रॉन्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, क्या रिलीज करते हैं इससे? कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, हाइड्रोकार्बन, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। अब वही -1 माइक्रोन में उसका यूनिट है। मतलब एक सेकंड, PM, हाँ इसमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है फॉसिल फ्यूल से, किसके साथ बाइंड करता है? हाँ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, हाँ ठीक है ना, वो पर्टिकुलर फाइन पर्टिकुलर मैटर उसका साइज या माइक्रॉन्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखो, चीफ सोर्सेज ऑफ एमिशन इन ऑटोमोबाइल, क्या क्या होता है सोर्स ऑफ एमिशन ऑटोमोबाइल में? चीफ सोर्सेज ऑफ एमिशन इन ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट सिस्टम, एग्जॉस्ट उसका जो निकल रहा है, कार्बोरेटर, बोलते नहीं कार्बोरेटर खराब हो गया, पुराने स्कूटर में होता था कार्बोरेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब आपसे यूपीएससी PCS वाला पूछता है कि चीफ सोर्स ऑफ कौन सी गैस है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से निकल के आती है, क्या नाम है उसका?
एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कौन सी, लाइफ स्टॉक है एग्रीकल्चर से, हाँ मिथेन। ठीक है राइट। CO2 फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, CO2 रिलीज होती है ना जब हम फॉरेस्ट बर्न करते हैं वातावरण में, एयर पोल्यूशन को कॉज कर रही है CO2। हाँ, एग्रीकल्चर भी कॉज है ना एयर पोल्यूशन का भाई, गैसेज रिलीज हो रही है ना आपकी लाइफ स्टॉक से और आपके एग्रीकल्चर से। CO2 फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एंड सवाना ग्रासलैंड्स टू क्लियर एरिया फॉर पास्चर एंड क्रॉपलैंड, टू क्लियर एरिया फॉर पास्चर, चरने के लिए और क्रॉपलैंड के लिए। CO2 from burning of forest and savanna grassland to clear areas for pasture and cropland. Cropland, crop के लिए। Next, methane from paddy fields. Gut of livestock, gut from paddy fields. चावल से, चावल की खेती से बहुत निकलते हैं ये। Gut of livestock. And burning of biomass. Next, nitrous oxides from nitrogenous fertilizers. नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये भी एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स आपके। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। हम्म। करंट अफेयर आप एनवायरनमेंट का अप टू डेट रखो, 25 में जा रहे हो तो आपको 23 से आने चाहिए करंट अफेयर, 23 जनवरी से। 25 अगर आप जा रहे हैं, 26 में जा रहे हो तो जनवरी 2024 से, क्योंकि एनवायरनमेंट में रिस्क नहीं ले सकते आप, करंट अफेयर आना चाहिए उसमें। ठीक है, तो जो अगर आपका मेन थीम आ रहा है तो वो आप रख रहे हैं, आप टेस्ट देखो ना, टेस्ट जाके देखो मॉडल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर तो ठीक है, लेकिन मॉडल जैसे इनसाइड के देखो, विजन के कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं वो, करंट अफेयर से किस तरह के आ रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। आप जब तक जागरूक नहीं होगे तब तक, मतदान तभी करता है ना जब जागरूक होता है कि वोट देना जरूरी है। उसे पता ही नहीं होगा वोट क्या है, क्या होगा इससे, तो क्या आदमी करेगा, फिर तो यही लॉलीपॉप वाले काम ही करेगा। मैं तो वोटर आईडी नहीं अब आज तक, वोटर आईडी नहीं है मेरा भाई, सही में बता रहा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है एग्जाम की। अब लिखो नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। सही में नहीं है भाई, चेक कर लियो जाके, झूठ नहीं बोल रहा। इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन लिखो, फर्स्ट हेल्थ एंड वेलबींग। क्या करता है ये हेल्थ एंड एयर पोल्यूशन से, क्या दिक्कत होती है आपको? हाँ, अस्थमा, और क्या होता है, ब्रोंकाइटिस और COPD की जितनी दिक्कतें हैं। ठीक है, और हाँ यही सब रेस्पिरेटरी ब्रोंक लिखो, सब लिखते रहो, ये ब्रोंकाइटिस। ठीक है, सफोकेशन। ठीक है, सांस में दिक्कत होना। एस्पिरेशन, ASPHYXIATION। हाँ, और ब्रोंकाइटिस। ठीक है, COPD लिख लो, पल्मोनरी डिजीजेस मतलब ये सारी। नेक्स्ट लिखो, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट? है, कैसे करती है ट्रैप? हाँ मैडम बताओ, बताओ बताओ। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, मुस्कुराना नहीं है, हाँ। इन्हें बताने दो अब। हाँ, फिर क्या करेगा आप? कैसे होगी, वही तो पूछ रहा हूँ, हाउ कैसे ट्रैप करेगा हीट? बताओ भैया। ग्रीन हाउस होता क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे राइज होगा? कैसे राइज होगी?
हैं? क्यों नहीं जा पाती? हाँ, फिर क्या होता है? कैसे अंदर आती है? ये लड़का अच्छा पढ़ता है, ठीक है, इसको इससे सीखो यार, आप और किसी से मत सीखो, किसी टॉपर से सीखो, इससे जिसने सही बताया बिल्कुल। ठीक है, बच्चों को यही नहीं पता ग्रीन हाउस क्या होता है, वो झोपड़ी नहीं बनानी ग्रीन हाउस की, वो पेड़ उगाने वाली होती है। वो जो आप देखते हो व्हाइट कलर की जो अपने घर के आसपास, वो उसकी बात तो हो रही हो, तो है ही एक फिनोमेना जो नॉर्मल चल रहा है। तो आपको पता है सूरज से जो किरणें आ रही हैं, एक बार ये समझ लें, भी ज्योग्राफी में पढ़ाना चाहिए आपको। उससे क्या हो रहा है? अभी हीट हीट इफेक्ट ऑफ द अर्थ नहीं हो ना, हीट बजट हो गया आपका ज्योग्राफी में? ना मत बोलियो, है? नहीं हुआ, ठीक है। तो वहां पढ़ाया जाएगा ये। तो ये जितनी भी हॉट बॉडी होती है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, कौन सी रेडिएशन एमिट करती है? शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, ये आपका एटमॉस्फेयर है सपोज, ये इससे एंटर हो जाती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, अर्थ सरफेस पे आ गई है। अब ये करेंगे, अर्थ सरफेस इसको री रेडिएट करेगा। तो जो री रेडिएट करेगा, वो होती है इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, फिर वापस जब जा रहे लॉन्ग वेव। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है जो वेरियस जगह से एमिट होती हुई आ रही है। कौन सी है उसमें? CO2 है, आपकी वाटर वेपर है, बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस। हमेशा CO2 ही नहीं होता सब कुछ, ठीक है, CH4 है आपका, CFCs है आपकी, ठीक है, परफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। वो मानेंगे उससे, मतलब है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है, अब बता रहा हूँ उसको। तो ये जब वापस जा रही है वेव, अर्थ से स्ट्राइक होने के बाद वापस ये जाएंगी लॉन्ग वेव में, तो इसका क्या होगा कि ये जो गैसेज है वातावरण में, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब ये जितनी ज्यादा गैस और बढ़ेगी वातावरण में, तो ये उतनी हीट एब्जॉर्ब करती रहेंगी, करती रहेंगी, करती रहेंगी। ये जब एब्जॉर्ब कर रही है, ये फिर वापस इसी वातावरण में, अब ये पार तो जा नहीं सकती स्पेस में, तो ये यहीं पे री रेडिएट करेंगी इनको, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो ये हीट छोड़ रही है। तभी तो कह रहे हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो लीड कर रहा है क्लाइमेट चेंज को। क्यों हो रहा है? क्योंकि वातावरण में हीट जब छोड़ रही है वापस, ये जो गैसेज है, जो ब्लैंकेट है, जो एब्जॉर्ब करके वापस री रेडिएट कर रही है इसी वातावरण में, तो उससे हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, इस वजह से राइज हो रहा है। ये बेसिक आपको आना चाहिए, ये बच्चों को अभी भी नहीं आता, गारंटी वैसे तो अभी भी 24 में दे रहे, पर उन्हें भी नहीं आता। पता नहीं इसमें क्या महाभारत है, आपको सिंपल समझना है कि जो सूरज होता है, जो हॉट बॉडी होती है, हमेशा शॉर्ट वेव रेडिएशन देती है, साइंस का ये। अगर आपने जनरल साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी है, शॉर्ट वेव देती है वो, वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है। लेकिन जब वो री रेडिएट होती है, यहाँ से वापस जा रही होती है, तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। वो क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस से पकड़ लेती है उन रेडिएशंस को। और जब पकड़ लेंगी, तो इनकी जो ग्रीन हाउस गैसेस की अपनी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होती है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब कितना गर्म कर सकती है, या कितने समय तक रह सकती हैं वातावरण में। जितने समय तक रहेंगे उतना ज्यादा गर्म करेंगी। तभी हम बोलते हैं ना, जो एसी मत चलाओ ज्यादा, एसी से आने वाले समय में इतनी ज्यादा ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं कि ये वातावरण में सालों साल रहेंगी। इससे वातावरण और गर्म होता रहेगा, और गर्म होता रहेगा, ये हम और अपने आप को वो कर रहे हैं, अपने क्षति कर रहे हैं, अपने को खराब कर रहे हैं। ठीक है, CO2 के रेफरेंस में नापते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, CH4 की ज्यादा है, उससे ज्यादा ऐसे पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, उससे ज्यादा सल्फर हेक्साफ्लोराइड की है। ठीक है, तो उसके इंक्रीज में मतलब जितना CFC आ जाएगा वातावरण में, उतना ज्यादा समय तक रहेगा। ज्यादा समय का रहने का मतलब है ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब है ज्यादा हीट छोड़ेगा फिर वातावरण में, और लंबे समय तक छोड़ता रहेगा। मतलब जब आप देखते हो विंटर भी अभी नहीं है, तभी गर्मी महसूस हो रही है, या सर्दी, गर्मियां जल्दी आ रही हैं, ये हम बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज का असर है। और ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर कारण, यही ग्लोबल वार्मिंग का फंडा है। ये क्लाइमेट चेंज में नहीं बताएंगे आपको हम, ठीक है, यही बता दिया आपको कि ये फिर री रेडिएट करती है वातावरण में, तभी वातावरण में वो गर्माहट रहती है, तभी टेम्परेचर राइज हो रहा है, तभी टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो लोग डूब रहे हैं। चेंजेस आ रहे हैं माइक्रो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में, चेंजेस आ रहे हैं, आपके लोगों के माइग्रेशन, क्लाइमेट रिफ्यूजीज बन रहे हैं, कई जगह बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, कहीं बहुत कम हो रही है, सैलिनिटी लेवल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें हो रही है, क्लाइमेट चेंज का ऐसा असर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बस लिख लो, आपको समझ आ गया, ग्लोबल वार्मिंग ये सब इसी में ही है। ठीक है, या आया उसमें कुछ पूछना तो पूछो। यही क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण ही ग्लोबल वार्मिंग है। वो यही है कि गैस इतनी ज्यादा छोड़ रहे हैं ना, एग्रीकल्चर इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा आपके वेहिकुलर एमिशन इतने ज्यादा हो रहे हैं, इंडस्ट्री से इतना एमिशन हो रहा है, अभी तो बोले इसे कम करो। MC मेहता केस में क्या बोला 1988 में, कि आपको जो हम सुबह वहां पे बताया गया था, गंगा नदी में बहुत ज्यादा कचरा जा रहा है कानपुर शहर से, तो उन्होंने गाइडलाइन दी थी ओवरऑल भी कि वातावरण को प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है।
ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल नंबर 51A(G) में दे रखा है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट। ठीक है, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपहोल्ड करना है, आर्टिकल नंबर 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे आपको लिखना पड़ेगा आंसर में, तभी आप अच्छा एक लिख पाएंगे। वातावरण में भी कैसे पॉलिटी को कैसे आर्टिकल घुसाना है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, ये सब ठीक है, ऐसे पढ़ें जिससे आपको पता चले कि कैसे काम होगा। ठीक है, समझ आया कुछ? ये कुछ पूछना तो पूछो इसमें। ठीक है, जब भी आप पढ़ें, मैं पॉलिटी में आज खत्म करी मैंने एक जगह, मैंने यही बताया कि आप इंटीग्रेशन में पढ़ो चीजें। वातावरण का आ रहा तो सोचो वातावरण का कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, हम पॉलिटी में कैसे डाल सकते हैं पॉलिटी को एनवायरनमेंट में। वे फॉरवर्ड अगर आप लिखोगे कंक्लूजन में, तो कैसे आपको लिखना है कि हमें अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपहोल्ड करना है, कैसे हमारी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, कर्तव्य है हमारा कि हमें आर्टिकल 51A को अपहोल्ड करना है। लिखा हुआ है प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट। तब लगेगा ना एग्जामिनर को, हाँ यार बच्चा सही कह रहा, हमें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी है वातावरण को तो प्रोटेक्ट करना। अगर हमारी संविधान की जिम्मेदारी को नहीं अपहोल्ड करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हम। आप समझ रहे हैं? ऐसे आपको लिखना है आंसर। चाहे पीसीएस में जाओगे, तभी बता रहा हूँ, पीसीएस की टक्कर बहुत, पीसीएस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है आपको। ये यूपीएससी ज्यादा, पीसीएस में कंपटीशन है, क्योंकि यूपीएससी का धक्का खाया हुआ पीसीएस में आ रहा है। और यूपीएससी तो में जो कंपटीशन है वो स्टैंडर्ड कंपटीशन होता है, सब बाहर हो जाते हैं लोग, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होती। पीसीएस में लड़ते हैं वो मूर्खों को ये नहीं पता पीसीएस में और ज्यादा उल्टा है, क्योंकि यूपीएससी का धक्का खाया हुआ आ रहा है, उसकी राइटिंग बड़ी फास्ट रहती है, बहुत तगड़ी रहती है। और मैं लिखित में देख लेना आप, इस बार जब पीसीएस का रिजल्ट भी आएगा 2021 का, लिखा आएगा अखबारों में, इन्होंने पीसी यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है, या इनका यूपीएससी में भी चयन हो गया है, इनका यूपी पीसीएस में भी इन्होंने 4 दे के आ रखे हैं मेंस, फलाना। लिख के ले लो, यही लिखा हुआ होगा उसमें, हर के उसमें ये दे रहे थे इन्होंने, हरियाणा का भी दे चुके हैं फलाना, क्योंकि वो धुरंधर होते हैं, उन्हीं का नंबर आता है। इसलिए आपको मैच करने लेवल तो आपको करना पड़ेगा, सत्य यही है। और जो हम आपको बता रहे हैं वातावरण में कैसे आपको लिखना है, ये तभी हमें इंटीग्रेट करके बता रहे हैं। ठीक है, इंटरलिंक कैसे करना है आपको, कैसे आंसर अच्छा लिखना है। पॉलिटी का केस, अगर एमसी मेहता का क्यों नाम लिया, एमसी मेहता बहुत फोरमोस्ट केस है, दिल्ली एयर पोल्यूशन में यूज होता है। अब आप देखो एयर पोल्यूशन की यहाँ बातें रही, वो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको दिल्ली की केस स्टडी करनी है, वो आपको मैं आप दिल्ली केस स्टडी की एयर पोल्यूशन की टाइप करोगे, द हिंदू में आर्टिकल भी आ जाएगा, वो समझाता है वो, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। आप वहां पढ़ोगे टेम्परेचर इन्वर्जन, कि क्यों दिल्ली में इतनी ठंड, ये कोहरा वो होता है, स्मॉग होती है, अभी आएगा ना सितंबर अक्टूबर नवंबर में। या पराली जो बर्न हो रही है, क्यों पराली का दिशा जल रही हरियाणा उधर और जा उधर रही है, विंड मूवमेंट की वजह से। क्यों टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि ठंडी एयर नीचे रह जाती है और उसके ऊपर गर्म हवा आ जाती है। और ठंडी एयर क्या होती है, डेंस होती है, तो राइज नहीं कर पाती। भारी होती है ना, गर्म और ठंडी हवा भारी होती है, राइज कर नहीं पाती, नीचे रह जाती है। तो सुबह सुबह आप उठते हो दिल्ली में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समय, तो नीचे सतह में ठंडी हवा रहती है, वो सर अर्थ सरफेस के पास, उसके ऊपर गर्म हवा रहती है। तो ठंडी नीचे गर्म ऊपर, तो राइस तो होंगे नहीं, उल्टा होना चाहिए, गर्म ये नीचे और ठंडी ऊपर। भाई नॉर्मल कन्वेंशन तो है ना कि जब ऊपर जाते हैं तो हवा जो है ठंडी होती है, हॉट एयर राइजेस, और जो ऊपर जाके होते हैं कूल हो जाती है, फिर वो सब्सिडाइज हो जाती है। आपने देखा होगा ना ज्योग्राफी पे, ये तो पढ़ा होगा एयर का मूवमेंट, तो ये तो बेसिक है। हाँ, इसे मना मत कर दियो भाई। ठीक है, तो ये राइज हो रही है, तो ऐसे बनाए रखो डायग्राम, फिर नीचे सब्सिडाइज हो रही है, क्योंकि हॉट एयर है। बहुत बढ़िया। तो ये हॉट एयर है, हॉट एयर हमेशा हल्की होती है, तो ऊपर जाना चाहती है। अबे सुन ले, पीछे उधर कहा उसकी भाई घुस रहा वहां पे। ठीक है, तो ये आ, नींद सोने आ रहे हो क्या, जो उसके कंधे पे झुक के क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है बिल्कुल, मतलब लेट जाएगा बस अब। अलग ही है यार, पता नहीं कहाँ क्या बता रहे, एक तो 10 चीजें, इतने 1 घंटे पता नहीं कितनी चीजें बता दी होंगी। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो हॉट एयर जो है, ये हल्की जो होती है हवा, ये हमेशा ऊपर जाना चाहती है, हल्कापन जो राइज होता है हमेशा। फिर आपने सुना है कि ऊपर जब हवा जाती है तो वो कूल कूल होकर वापस आ रही होती है, क्यों वापस आती है, क्योंकि वो भारी होने लग जाती है। तो ये जब ऊपर जा रही है, तो दिल्ली में क्या हो रहा है कि, क्योंकि ये सब एयर पोल्यूशन से लिंक्ड है, कि विंटर्स में ठंडी हवा नीचे रह जा रही है, तो राइज तो कर नहीं पाएगी, वो नीचे ही रहेगी, और उसके ऊपर गर्म हवा आ गई, उल्टा हो गया मामला। इसे बोल रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर इन्वर्जन। तो आप देखते हो आपके दो जो घर वाले होते हैं मुजफ्फरनगर मेरठ, वो कहते हैं हमने तो सूरज ही 2 बजे देखा, हमने तो सूरज ही 3 बजे देखा, 1 बजे देखा, फिर गायब हो गया सूरज 2 घंटे में। क्योंकि तब वो गर्म जब हवा आती है, तब वो ठंडी हवा डिसिपेट होती है, क्योंकि गर्म होकर फिर राइज होती है धीरे धीरे, इतना टाइम लग जाता है उसको। सुबह 8 से 12 बजे तक धुंध ही धुंध रहती है।
वो यही कारण है कि ठंडी हवा नीचे, और फिर उसमें एनवायरनमेंट का भी स्मॉग, जो आपका पोल्यूशन है वो भी मिक्स हो गया, जिसे हम बोलते हैं स्मॉग, फॉग प्लस स्मोक। तो फॉग तो है ही और स्मोक और जुड़ गया, तो उससे आपकी आंखें चिलमिलाती हैं, जलन होती है, ठीक है, आपको दिक्कत होती है देखने में बाहर। तो ये सब कारण है दिल्ली एयर पोल्यूशन के बहुत सारे। और उसमें आपको लिखना है, ये भी है, एमसी मेहता केस में ये बोला गया था कि व्हीकुलर एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा कारण है दिल्ली में प्रदूषण का, इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा कारण है, तभी ओखला के आपने सुना होगा ठप हो जाती है, इंडस्ट्री बंद करवानी पड़ती है। या आपकी आईआईटी की रिपोर्ट आई है, आईआईटी कान दिल्ली की 2019 में, कि ये बहुत बड़े कारण है व्हीकुलर पोल्यूशन, उन्होंने भी कहा है, तभी ऑड इवन स्कीम लाए, बहुत सारे इंतजाम करें हम, ऑड इवन स्कीम लेके आए, नेशनल ये ग्रेडेड एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लेके आए। ग्रेडेड रिस्पांस मतलब जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती है वैसे वैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी लेके आए। ये दिल्ली की केस स्टडी में ये सब आएगा, ठीक है, और जगह आपको इसको लिखना है, और ये हर साल का है नाटक। और स्टबल बर्निंग तो हो ही रही है। मैडम कहाँ जाना है, बड़ी देख रहे हैं, घड़ी इतनी देख रहे हो, कहाँ जाना है? ठीक है, इतना ज्ञान दे रहे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना पढ़ना है, आप सोचो कितना पढ़ना है आप, 1 घंटे में इतना बता दें कि कितना ज्यादा कैसे अपनी तैयारी को हमें वैसे करना है, स्ट्रेटेजाइज, तब जाके कुछ मिलेगा हाथ में, वरना बस फिर ऐसे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लिखो अब इसमें आगे, तो ये आपका हो गया ग्लोबल वार्मिंग, दिल्ली विल्ली सब बता दिया, ये आप पढ़ो और, ठीक है, लिखो। तो हमने इसमें लिखा था ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन का। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, राइट, द मेन ग्रीन हाउस गैसेज आर CO2, CS4, मिथेन। अरे मिथेन उसका फॉर्मूला है, राइट, दीज गैसेस फॉर्म अ ब्लैंकेट ओवर द अर्थ सरफेस, मिथेन, ओ ये कार्बन डाइऑक्साइड, और भी लिख सकते हो, CFCs हो गई, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गई, वाटर वेपर भी है ग्रीन हाउस गैस, कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये, राइट, दीज गैसेस फॉर्म अ ब्लैंकेट ओवर द अर्थ सरफेस। हमेशा जो पढ़ाई करें, कोई सा सब्जेक्ट पढ़ें, उसे करंट से लिंक करके करो, करंट से नहीं लिंक करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वो स्टैटिक का जमाना है ना, जमाना बदल गया, जैसे एआई का जमाना आ गया ना, अब तैयारी का भी जमाना बदल गया, वो जमाना चलेगा अब कि बस एआई का क्या इस्तेमाल करोगे, लेकिन वैसे क्या, वो सब गलत कह रहा है, वो मतलब उसमें कोई फायदा नहीं है ना, कहाँ तक इकट्ठे करते रहोगे, एग्जाम के दिन में जाना है हमें लेकर, कोई फायदा नहीं, जो आपका बुक है और जो न्यूज़पेपर है उसको ही लिखो, बस उसमें इतना कंटेंट है, आप कहाँ तक पढ़ोगे। आपको 150 मार्क्स, 150 वर्ड का लिखना है 6 मिनट में, और 250 वर्ड का लिखना है 11 मिनट में, कहाँ तक कंटेंट लेके जाओगे, कब तक सर्च करते रहोगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो आपको वैरायटी भी होनी चाहिए ना, 360 डिग्री। राइट, दीज गैसेस फॉर्म अ ब्लैंकेट ओवर द अर्थ सरफेस and allow the incoming shortwave solar radiation. These gases form a blanket over the Earth's surface and allow the incoming shortwave solar radiation. Incoming shortwave solar radiation to pass through and fall on the Earth. These gases form a blanket over the Earth's surface and allow the incoming shortwave solar radiation to pass through and fall on the Earth's surface, thereby heating the Earth's surface. मैडम आपने क्या होता है, आपका ऑप्शन क्या है, सोशियोलॉजी, तो आप कोचिंग नहीं लोगे, ऑनलाइन लो कोचिंग जाके, सोशियोलॉजी बताया ना आपने, मोहपात्रा सर सुना आपने, मोहपात्रा, उसका देखो जाके, कोचिंग लोगे तो सही, उस बेसिक कहाँ से करिए आप। हाँ तो ये उसका करोगे तो आपका इंट्रोड वो नोट बन जाएंगे, मोहपात्रा सर के, बाजीराम के, उनसे करो ऑनलाइन। एंड फॉल ऑन द अर्थ देयर बाय हीटिंग द अर्थ सरफेस, एंड फॉल ऑन द अर्थ देयर बाय हीटिंग द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट, however these gases however these gases do not allow the however these gases do not allow the long wave radiation
However, these gases do not allow the long wave radiation reflected back from the Earth's surface. Reflected back from the Earth's surface to escape into the space. To escape into the space. To escape into the space. Right? These reflected long wave radiations. These reflected long wave radiations. These reflected long wave radiations are re-emitted back. Are re-emitted back to the Earth's surface. These reflected long wave radiations are re-emitted back to the Earth's surface by greenhouse gases. By greenhouse gases, building up the temperature. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो, इसमें हम लिखा लो दिल्ली की केस स्टडी, दिल्ली पोल्यूशन एक केस स्टडी, द हिंदू करके टाइप करना है तो आपको अच्छा आर्टिकल मिलेगा। ठीक है, दिल्ली पोल्यूशन केस स्टडी द हिंदू आर्टिकल। हमारा ग्रीन हाउस के नीचे ही लिख लो, ग्लोबल वार्मिंग के नीचे। हम्म, प्रीलिम्स भी उसे समझाया हुआ है, आर्टिकल्स भी आते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर तो लेने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग सब्सक्रिप्शन लो ना, 1500-1300 रुपये में सालाना का ले लो, सस्ता पड़ेगा वो। रोज 10-10 रुपये का दे रहे हैं आपको, महीने का पड़ रहा सपोज 3.5 कितने 400 का। हाँ, और साल का 5-6 हज़ार रुपये आ रहा है, इसका ले लो 1300 रुपये में साल का। ऑनलाइन उसमें पढ़ने की जरूरत ही, न्यूज़पेपर तो लेना मेरे बेवकूफ़ी है आज की तारीख। ठीक है, उसका बन के आ गया, सब्सक्रिप्शन लेने में फायदा है। सब्सक्रिप्शन में आपको लिखना है, झट नोट करके लिख लो, दिमाग में भी नहीं जोर पड़ता ज्यादा, पढ़ के जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसका लिख लिया अपना। हाँ, प्रीमियम वाले ही रहेंगे आपके, तो उसमें हम देख लो। ये दिल्ली एयर पोल्यूशन करके मारना है तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। लिखो नेक्स्ट, ओजोन होल। किसका, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो बढ़िया। राइट, ओजोन होल। ओजोन होल क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट। ओजोन क्या होती है? हाँ, ओजोन किस तरह के होती है? बताओ, कौन से रेडिएशन आप? हाँ, तो दो तरह की ओजोन होती है आपकी, एक होती है गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। तो गुड ओजोन कहाँ पाई जाती है? गुड ओजोन कहाँ मिलती है? गुड ओजोन कहाँ मिलेगी आपको? अरे गुड ओजोन क्या करेगी? हाँ, कहाँ पाई जाती है वो? आप ये मत बोलो, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर तो पढ़ा होगा। भाई कितने मूर्ख लोग हैं, ट्रोपोस्फेयर बोल रहे हैं, वहाँ ओजोन मिलती है। कितने मतलब, क्या बताएं यार, बेहोश हो जाए आदमी सुन के। स्ट्रेटोस्फेयर में होती है गुड ओजोन, ये अल्ट्रावायलेट रेस को बचाती है। क्या करती है ओजोन आपको? स्किन कैंसर कॉज करती है, कैटरैक्ट कॉज करती है आंखों में। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और बैड ओजोन जो होती है, जो लोअर ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, या ट्रोपोस्फेयर में आप कह सकते हो। ये क्या करती है बैड ओजोन? ये स्मोक को वो करती है, या पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन बनाती है, या आप कह सकते हो फोटोकेमिकल स्मॉग में योगदान देती है। ये इनके साथ मिलके, पैन के साथ मिलके, हाइड्रोकार्बन के साथ मिलके, ओजोन के साथ मिलके, फोटोकेमिकल स्मॉग, ये बहुत खतरनाक होती है। फोटोकेमिकल स्मॉग का योगदान देती है, विजिबिलिटी को कम करती है, आंखों में जलन पैदा करती है, सांस की बीमारी पैदा करती है। ये है बैड ओजोन, जब ओजोन आपके अर्थ सरफेस के ऊपर पाई जाती है, मतलब लोअर लो ये ट्रोपोस्फेयर में, लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो बैड ओजोन इज बैड, और खराब है ये हमारे लिए।
गुड ओजोन अच्छी बात है जो हमें बचाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि अल्ट्रा ओजोन होल सबसे पहले कहाँ पे आया था, अंटार्कटिका में। ओजोन होल का मतलब है कि ओजोन की जो परत है वो डिप्लीट हो रही है, ठीक है। तो बस वहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो आ सकती हैं अर्थ सरफेस तक, ठीक है। तो अभी इतना ही पता होना चाहिए इसमें, लिखो। इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जाके पढ़े क्लास 11 एनसीईआरटी इंडिया। कौन सी एनसीईआरटी वो, फंडामेंटल ज्योग्राफी वाली, ठीक है, ब्लू कलर की जो है, उससे पढ़। बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ो, सब कुछ एनसीईआरटी में है। उसकी ऐसे क्लिष्ट भी नहीं है, सॉइल वेजिटेशन था वैसे ही याद करो, याद करो उनको बस बैठ कर, और घटना चक्र सॉल्व करो, आपका रेडी हो गया चैप्टर। पता नहीं कहाँ किस किताब के लिए पढ़ रहे हैं, माजिद फाजिद पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं आता इन सबसे। अगर माजिद से आ रहा होता, मतलब ठीक है आपको समझ के आपका ऑप्शनल है तो अलग बात है, लेकिन आपको कोई ऐसा जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से ही पार हो जाएगा आपका, पीसीएस का भी और यूपीएससी का भी। मेंस भी भैया, वहां भी यूपीएससी सीधा क्वेश्चन आया हुआ, ये बताया ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून बताओ 15 नंबर में। कहाँ लिखिए कैरेक्टरिस्टिक मानसून, 11th क्लास एनसीईआरटी बहुत प्यार से 10 कैरेक्टरिस्टिक लिख के वो लिख दो जाकर। आप प्रीवियस ईयर देखो ना, आप पीवाई की पता नहीं कब देखोगे। राइट, इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर अर्थ सरफेस, अर्थ एटमॉस्फेयर। इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ओजोन, इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द अर्थ एटमॉस्फेयर and prevents entry of harmful solar ultraviolet radiation. Prevents entry of harmful solar ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation. Right? देखो bad ozone. Ozone formed in troposphere. Ozone formed in troposphere through chemical reactions. Through chemical reactions involving certain pollutants. Ozone formed in troposphere through chemical reactions involving certain pollutants on absorption of ultraviolet radiation. On absorption of ultraviolet radiation. This tropospheric ozone, this tropospheric ozone is dangerous for human. Humans, right? Ozone layer has two important functions. Ozone layer has two important functions. Ozone layer has two important functions, right? It absorbs ultraviolet rays. It absorbs ultraviolet rays and protects all life.